नमस्ते बच्चों, मैं आचार्य श्रवण कुमार मिश्र आज आपको कक्षा 7 संस्कृत पाठ 4 को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात जिसका मतलब हुआ हास्य बाल कवि सम्मेलन, यानी कि जिसमें बच्चे कवि होते हैं और वो हंसी की कविताएं सुनाते हैं। उनको सुनकर के बहुत ही आनंद आता है, बड़ी ही हंसी आती है। ऐसा ही पाठ है जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए पढ़ाता हूँ। चतुर्था पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणा चत्वारा बालकव्या मंचस्य ऊपर उपविष्टा सन्ति। भिन्न भिन्न प्रकार के वेशभूषा को धारे हुए, अर्थात अलग अलग तरह के वेशभूषा बनाए हुए 4 बालकवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधा श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक श्रोतागण बैठे हुए हैं और वे कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वे कोलाहल कर रहे हैं, अर्थात शोर कर रहे हैं। उसी समय मंच पर संचालक आता है, कहता है संचालक अलम कोलाहलेन। संचालक कहता है कि शोर मत करो, कहता है कि शोर मत करो। अद्ध परम हर्षस्य अवसरः यतस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः काले यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। बता रहा है कि आज परम हर्ष का अवसर है, अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न होने का अवसर है क्योंकि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारा, कविता का विनाश करने वाले और समय को नष्ट करने वाले, कविता का नाश करने वाले और समय को नष्ट करने वाले, अर्थात समय को बेकार करने वाले भारत के माने हुए धुरंधर कवि समागता सन्ति, आए हुए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। और इनका आइए हम सब इनका मिल करके तालियों से स्वागत करें। उसी समय गजाधरा, यानी कि गजाधर नाम का कवि आता है और बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी रसहीन अर्थात नीरस लोगों को मेरा नमस्कार है। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य। कहता है कि सबसे पहले आज हम आधुनिक वैद्य अर्थात आजकल के डॉक्टरों को उद्देश्य में लेकर के, मतलब उनको टारगेट करके अपनी कविता सुनाऊंगा। स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। कह रहा है कि वैद्यराज आपको मेरा नमस्कार हो, क्योंकि आप यमराज के सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान्, यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं, अर्थात प्राण छीनते हैं मनुष्य के, और आप क्या करते हैं? प्राणान धनानि च, आप प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं, आप दोनों काम करते हैं। ऐसी बात को सुनकर के सभी जो हैं सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी बड़े जोर से हंसने लगे। उसके बाद कालांतकः, कालांतक कवि आता है और वो क्या कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशला। वो कहता है कि अरे वैद्य तो सब जगह हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई कुशल जनसंख्या निवारण नास्तु, जनसंख्या निवारण वाला वैद्य नहीं है। इसलिए जो है ममापि काव्यम इदं श्रुण्वन्तु भवन्तः, इसलिए मेरी भी कविता को सुनिए। और कविता क्या सुनाता है? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। चिता को जलता हुआ देख करके वैद्य अचंभित हो गया। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चिता को जलते हुए देख करके वैद्य जो था, अर्थात डॉक्टर जो था, वो अचंभित हो गया। ना अहम गतो, की ना तो मैं गया और ना मैं भ्राता,
न मेरा भाई कस्येदम हस्तलाघवम, ये किसकी हस्तकला है, अर्थात ये किसके हाथों की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, और सभी फिर से हंसने लगे। तुंदिला, उसके बाद तुंदिल कवि आता है। तुंदिल का मतलब है कि जिसका तोंद पड़ा हो, अर्थात पेट बहुत भारी हो, अर्थात जो खाने बहुत ज़्यादा खाने वाला हो, पेटू इंसान जिसको कहते हैं, उसे तुंदिल कहते हैं, पेटू इंसान को। तो वो आता है और क्या करता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, और अपने पेट के ऊपर अर्थात तोंद के ऊपर हाथ फिराने लगता, घुमाने लगता, अर्थात अपना पेट सहलाते हुए आता है। हाँ, और क्या कहता है, तुंदिलो अहम भो, अर्थात भो तुंदिलो अहम, अरे मैं तुंदिल हूँ, अर्थात अरे मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी इस कविता को सुनिएगा, और जीवने धार्यताम चा, और जीवन में धारण करिएगा, अर्थात मेरी इस कविता को सुनो और अपने जीवन में धारण करो, अपने जीवन में अमल करो। तो क्या कविता सुनाता है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, कि पराये अन्न को पाकर के अपने शरीर पर दया मत करो हे मूर्ख, अर्थात हे मूर्ख, दूसरे का भोजन पा करके, अर्थात दूसरे का खाना पा करके अपने शरीर पर दया मत करो। यानी कि कहने का मतलब है कि जब किसी के घर में खाने को मिल जाए, अर्थात फ्री का खाने को मिल जाए, तो ये भी न देखो कि हमारे शरीर का क्या होगा, बीमार हो जाएंगे या क्या होगा, उसकी चिंता छोड़ दो और जितना अधिक से अधिक खा सकते उतना खा जाओ। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, बताया कि दूसरे का जो अन्न है वो बहुत मुश्किल है संसार में मिलना, और शरीर जो है ये तो बार बार मिलता रहेगा, मर जाओगे फिर पैदा होगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन कर के आओगे, शरीर तो मिलेगा ही, किसी का भी मिले, मनुष्य का मिले या जानवर का मिले, शरीर तो मिलना ही है। तो इसीलिए उसने कहा कि परान्नम प्राप्य दुर्विद्धे माँ शरीरे दयाम गुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, और सभी फिर से इस बात को सुनकर के हंस पड़े, क्योंकि हंसी की तो बात ही है। और ये खाने की बात हो ही रही थी, तब तक जो है चारवाक कवि आगे वो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का पोषण अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना सर्वथा उचित ही है, यानी कि बहुत आवश्यक है। यदि धनम नास्ति, अगर धन ना हो अर्थात पैसे ना हो, तो क्या करो, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्था एवं भोक्तव्या, तो उधार लेकर के पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए, अर्थात पैसा उधार ले लो और पौष्टिक पदार्थ अवश्य खाओ, अर्थात कर्ज लेकर के खाओ, हाँ खाओ जरूर। तथापि कथयति, तथापि कथयति चारवाक कवि, और उसके बाद चारवाक कवि कहता है, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, ये मतलब हुआ इसका। श्रोता रहा, अब जब ऐसी बात कहते हैं तो श्रोता जो हैं वो पूछ देते हैं कि तरहि ऋण से, कि उस ऋण का प्रत्यर्पणम कथम, प्रत्यर्पण कौन करेगा, अर्थात उस ऋण को चुकाएगा कौन, यानी कि हम तो जब तक जिएंगे तब तक उधार लेकर के खाएंगे, नहीं होगा तो उधार लेकर खा लेंगे, लेकिन फिर वो चुकाएगा कौन। तो वो कवि कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, तो चारवाक कहता है कि अरे मेरी बची हुई कविता तो सुनो पहले, फिर बताता हूँ कौन चुकाएगा। तो वो सुनाता है, क्या सुनाता है, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जना, घी पी करके मेहनत करो और मेहनत करके ऋण चुकाओ। तो पूरी दोनों बातें क्या हो गई उसकी, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं
श्रमं घृतं पीत्वा ऋणं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जना। जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर घी पियो, उधार लेकर घी पियो और श्रम करो और श्रम करके ऋण चुकाओ। ये बात हो गई उसकी। बात भी सही है भाई। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति। इस कविता पाठ को सुनकर के एक बालक जो था उसने वो उत्प्रेरित हो गया और उसने एक आशु कविता लिखी, एक आशु कविता बनाई। यानी कि आशु कविता मतलब तुरंत बना लेने वाली छोटी कविता बनाई और हास्यपूर्वकम च श्रावेत, और हंसी पूर्वक वो सुनाने लगा। बालकः श्रूयतां श्रूयतां भो, अरे सुनो सुनो। वो बालक कहता है कि अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता, अर्थात अरे मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोज्यलोलुपं कालांतकं तथा वैद्यं चारवाकं च नमाम्यहम्। कहता है कि मैं गजाधर कवि और तुंदिल खाने के लोभी, कालांतक यमराज तथा वैद्य चारवाक को नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। कविता को सुनकर के सभी हा 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 करके हैं, नहीं सभी नहीं, कविता को श्रावयित्वा, कविता को कह करके हा 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 करके हंसने लगता है और उस हंसी को देख करके अन्य चा अपि हसन्ति, और भी सभी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह से सभी हास्य कवि सम्मेलन का आनंद लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस पाठ का आनंद लेंगे, बार बार सुनेंगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और अपना सारा कार्य करेंगे। मैं आपको एक वर्कशीट भेजूँगा, उसे करके भेज दीजिएगा। और आपका हमेशा एक प्रश्न रहता है कि इसको फेयर में करें या रफ में करें। कोई भी कार्य हो मेरा, उसको आप फेयर में करेंगे। इसका मतलब ये नहीं जो मैंने अभी एक वीडियो बना के जो भेज रहा हूँ इसको आप कहीं लिखें, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। इसे सुने और जो वर्कशीट है, प्रश्न उत्तर हैं, जो गृह कार्य है, उसको फेयर कॉपी में आप करेंगे। और यदि आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो अब तो बाज़ार में उपलब्ध भी हो गई हैं बाज़ार में, और आप ले सकते हैं वहाँ से। फिर भी अगर कोई समस्या है, नहीं ला सकते हैं, तो जो है कि रफ़ कॉपी में अच्छे से करिएगा और इस तरह लिखिएगा कि दोबारा आपको ना लिखना पड़े। धन्यवाद।